वेक्टर एनालिसिस के इस सीरीज में अब तक आपने 13 वीडियोस को देखा। आज ये आपका 14वां वीडियो है। इसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी कराई है और अब तक मैं आपको 105 क्वेश्चंस करा चुका हूं। आज के इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करते हुए तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 106 से। तो नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार फोकस मैथ्स क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 118 है, कह रहे हैं क्या, इफ एबीसी आर थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स देन एक एक्सप्रेशन है, कह रहे हैं ये होल्ड होगा इफ एंड ओनली इफ। तो ये कब होल्ड होगा वो हमें को बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहे हैं क्या कि एक एक्सप्रेशन हमको गिवन है, उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी क्या होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू इक्वल होती है किस चीज के, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी के। ठीक है, क्या सिर्फ इसके ही इक्वल होती है? जी नहीं, इसकी एक वैल्यू और होती है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और डॉट वेक्टर सी। ठीक है, मैं इन दोनों का यूज करने वाला हूं, इसी वजह से मैं यहाँ पर फोर्स कर रहा हूं इस चीज को समझाने के लिए। ठीक है ना, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई हो, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो आपको पता होगा ये चीज होती है। अब मैं आता हूं अपने मेन मुद्दे पर जो मेरे पास लिखा हुआ है। इन्होंने कहा कि मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। ठीक है, इक्वल है किसी चीज के, जो भी कंडीशन है वो मैं बात की चीज करूंगा। इक्वल है, मुझे भाई तो कंडीशन बतानी है इक्वल क्यों होगा, किस स्थिति में इक्वल होगा। तो मैं पहले इसको सॉल्व करना चाहता हूं। तो इक्वल होगा किस चीज के, मॉड ऑफ, मैं इसको लिख सकता हूं मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है, साइन थीटा और ईटा कैप। ठीक है, एक ब्रैकेट में डॉट वेक्टर सी। मैंने जो क्रॉस प्रोडक्ट था उसको ओपन कर दिया। आई थिंक आप इतनी बात समझ चुके होंगे, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ उसको ओपन कर दिया। ठीक है, याद रखना, ये अगर वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, ठीक है, और ये वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल मैंने थीटा लिया हुआ है। ठीक, तो मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं। कैसे, मॉड ऑफ ए एज इट इज, मॉड ऑफ बी एज इट इज। ठीक है, साइन थीटा एक न्यूमेरिक क्वांटिटी होगी, कोई लेना देना नहीं है वेक्टर का। तो ये ईटा कैप क्या है, ईटा कैप यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर होता है, मतलब एकांक सदिश है। ईटा कैप एक सदिश है, तो सदिश की दूसरे सदिश के साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा कि नहीं होगा? ये बिल्कुल होगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता कि ईटा कैप डॉट वेक्टर सी। ठीक है ना, ईटा कैप मेरा एक वेक्टर है, भले ही उसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो मैं उसका डॉट प्रोडक्ट ले सकता हूं। बाकी इतनी सारी जो चीजें हैं ना, ये स्केलर हो गई, क्योंकि मॉड ऑफ ए एक स्केलर क्वांटिटी, मॉड ऑफ बी एक स्केलर क्वांटिटी, साइन थीटा एक न्यूमेरिक वैल्यू, तो वो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में रोल प्ले नहीं करेंगी। बचा क्या, ईटा कैप बचा। तो मैं इसको आगे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी साइन थीटा। अब मैं डॉट प्रोडक्ट अगर ओपन करूं तो मॉड ऑफ ईटा कैप मॉड ऑफ वेक्टर सी। ठीक है, और अगर इन दोनों के बीच का एंगल, ठीक है ना, इन दोनों के बीच का एंगल मुझे फाइंड आउट करना है क्या है। यहां पर आ जाएगा आपका क्या, कॉस थीटा 2। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए कह देता हूं कि इसके ये थीटा 1 है, मतलब ए और बी के बीच का एंगल थीटा 1 है। ठीक है, और ईटा कैप और जो वेक्टर ईटा कैप है, ठीक है, वेक्टर सी, उसके बीच का एंगल थीटा 2 है। ठीक है, सारा लॉजिक यहीं पर है। तो आप देखेंगे, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता कि मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है, मॉड ऑफ वेक्टर सी साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2। और ईटा कैप क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ईटा कैप एकांक सदिश होता है, मतलब मॉड ऑफ ईटा कैप की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, इक्वल हो जाती है 1 के, इसलिए मैंने उसको लिखा ही नहीं। तो फाइनली आपको इसका जो एक्सप्रेशन मिला वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डॉट सी का, वो किसके इक्वल मिला, वो आपको मिला इसके इक्वल। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि भाई इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, इसकी वैल्यू इक्वल है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर सी। ठीक है, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर सी। ठीक है, और साइन थीटा कॉस थीटा आप लगा लीजिएगा।
ठीक, तो यहाँ से ये सब एलिमिनेट हो जाएंगे। आपके पास बचा क्या, 1 इज इक्वल टू साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2। अब इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपने देखा कि 1 इज इक्वल टू साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 आ गया। अब थोड़ा सा ग्राफिकली मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं। ये क्वेश्चन आपको आता होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। ऐसा एक्सप्लेन करूंगा कि आपको जीवन में ये क्वेश्चन दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये क्या था, ये था मेरा वेक्टर ए, ये था मेरा वेक्टर बी, और इसमें एक वेक्टर और होता है, वो क्या है, वो होता है ये। ठीक है, अब ये क्या वेक्टर होता है समझाता हूं मैं। इसको लिखते हैं हम ईटा कैप, और ये ईटा कैप होता है, ये ईटा कैप एक्चुअली परपेंडिकुलर होता है वेक्टर बी के भी, ठीक है, और परपेंडिकुलर होता है वेक्टर ए के भी। ठीक है ना, ये बात आप समझ लीजिएगा। तो अब ये एक्सप्रेशन है, यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, मैं लिख सकता हूं कि साइन थीटा 1 की वैल्यू 1 है एंड कॉस थीटा 2 की वैल्यू 1 है, ऐसा मैं लिख सकता हूं। इम्प्लाइज दैट थीटा 1 क्या हो गया, थीटा 1 आपका हो गया 90 डिग्री, और थीटा 2 जो है वो इक्वल होगा किस चीज के, वो हो गया आपका 0 डिग्री के। अब समझना थोड़ी सी बात, थीटा 1 मैंने लिया था एंगल बिटवीन वेक्टर ए, ये वाला मैंने थीटा 1 लिया था एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है ना, तो ये वाला जो एंगल है ना, इसको मैं हटा देता हूं, ये ए और बी के बीच का एंगल, ये वाला, ठीक है, ये कैसा है 90 डिग्री है। ठीक है, ए और बी के बीच में पहले से 90 डिग्री है, और ईटा कैप क्या होता है, ईटा कैप भाई ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। मतलब ईटा कैप जो है ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है, और इन्होंने क्या कहा कि ईटा कैप और सी के बीच का एंगल क्या है 0। तो मैं ईटा कैप को अगर ईटा कैप की जगह सी ही लिख दूं तो क्या गलत है, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की सेम है। इन्होंने कहा ईटा कैप और सी के बीच का एंगल 0 है, मतलब जिधर ईटा कैप उधर ही आपका क्या होगा, उसी दिशा में होगा आपका वेक्टर सी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, तो कहने का मतलब आपका ये हो गया कि भाई आपका वेक्टर ये था, आपका वेक्टर बी ये था, और ये था आपका क्या, ईटा कैप। तो ठीक है, ईटा कैप को मैंने नाम चेंज किया, ये है आपका वेक्टर ए वेक्टर बी, इन दोनों के बीच का एंगल तो 90 डिग्री है, और ये है आपका ईटा कैप कहूं या कहूं मैं सी, तो ये क्या है, ये बी, इनके बीच का एंगल आपका 90 है। ठीक है, कहने का मतलब ये आपके पास 3 एक्सेस बन जाएंगे इस प्रकार से, जो आप देखते हैं ए, ये आपका बी, और ये हो गया आपका सी। ठीक, ये इस प्रकार से आपकी सेप हो जाएगी, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। कहने का मतलब ए बी सी आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, इतना सा इसका कंक्लूजन है। ठीक है, ये एक दूसरे के लंबवत होंगे, और लंबवत होंगे मतलब उनकी डॉट प्रोडक्ट आपस में कैसी होगी, 0 होगी। ए डॉट बी 0 हो जाएगा, बी डॉट सी 0 हो जाएगा, सी डॉट ए 0 हो जाएगा। ए बी सी आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, बस कंक्लूजन इसका इतना सा ही है। ठीक है, थोड़ा सा ईटा कैप को समझने की कोशिश कीजिएगा। ईटा कैप एक्चुअली ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करता है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया था कि ए क्रॉस बी जो होता है ए और बी दोनों को ही लंबवत होता है। ठीक है, तो एक तो यहां से हमने निकाल लिया ईटा कैप में कि ए और बी के बीच का एंगल हमने निकाला साइन थीटा 1 की हेल्प से, दैट इज 90 है। तो हमें ये तो क्लियर हो गया ए और बी के बीच का एंगल 90 है, और उनका क्रॉस प्रोडक्ट तो उनके भी परपेंडिकुलर होता है, दैट इज ईटा कैप और दैट इज सी। क्योंकि ईटा कैप और सी दोनों एक जैसे हैं, तो मैं कहूं ए क्रॉस बी या सी, तो दोनों एक ही बात है, वो आपके लंबवत होंगे। एक बार इस क्वेश्चन को आप स्टार्टिंग से फिर से करने की कोशिश कीजिएगा, अगर समझ में ना आए तो आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर सकता हूं। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119 पर कह रहे हैं क्या। अब ये क्वेश्चन है, ये इसका डायरेक्ट आंसर मैं आपको पहले से बता चुका हूं। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर ए बी सी आपके 3 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, ठीक है, तो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे सर इसका आंसर 2 टाइम्स ए बी सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि आप गलत हैं। कैसे, मैंने बोला कि एबीसी आपके पास 3 वेक्टर्स थे, तो मैंने आपको लिखाया है ए प्लस बी, बी प्लस सी
और सी प्लस ए की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, वो एक्चुअली इक्वल होती है 2 टाइम्स ऑफ एबीसी के। ये मैंने आपको लिखाया है, तो आपको बस वही याद होगा कि आपने सर ये लिखाया था तो हमने इसका आंसर ये लगा दिया और आंसर हो गया हमारा गलत। क्यों क्यों आपका गलत इसलिए हुआ, इन्होंने कहा कि एबीसी आपके 3 वेक्टर्स हैं, बट वो कैसे हैं, वो आपके कोप्लेनर हैं, और कोप्लेनर है इसका मतलब क्या होता है, कोप्लेनर है इसका मतलब ये होता है कि एबीसी की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, वो इक्वल होती है 0 के। तो मेरा आरएचएस क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 डेट इज 0। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 0 इज द राइट आंसर, ना कि आपका ये वाला। ठीक है ना। तो इसमें छोटी सी ट्रिक थी, जब मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था तो उसमें एबीसी एक नॉर्मल वेक्टर्स थे, साधारण से वेक्टर थे, कोई उसमें ऐसा नहीं था कि कोपेलिनियर है कि कोलिनियर है। यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिक कर दिया कि कोलिनियर है तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, उसकी वैल्यू हो गई 0। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ में आई हो, और अगर आपको इसको डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो मैं आपको आगे प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, कह रहे हैं इफ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर देन द एंगल बिटवीन देम इज। ठीक है, ये देम होगा। अब समझिए आप, सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स, मॉड ऑफ ए, मैंने कहा मॉड ऑफ बी, मैंने 2 वेक्टर्स लिए। ठीक है, मैंने लिए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं, ऐसे वेक्टर्स हैं कि उनका मॉडुलस क्या है, उनका मॉडुलस 1 है। तो इन्होंने मुझे जो गिवन है, इन्होंने कहा कि भाई उन दोनों के सम का भी मॉडुलस 1 ही है। ठीक है, मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं। क्या ये नहीं लिख सकता वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये अज्यूम करने वाली बात थी, इतनी सी बात समझ में आ जानी चाहिए। मैं इसको एक्सपेंड करता हूं, 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 1। अब इसकी वैल्यूज 1 1 है तो इसको मैं वैल्यूज भी लगा ही देता हूं। तो 1 प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स, मैं इसको आगे एक्सपेंड करता हूं, कॉस थीटा। मैंने बोला ए और बी के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 और इनकी वैल्यूज क्या हो जाएगी 1। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से मैं देखूं कॉस थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स इज इक्वल टू -1, या कॉस थीटा की वैल्यू हो गई आपकी -1/2, डेट इज थीटा इक्वल हो जाएगा किस चीज के, 2π/3। डेट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन बनाना था, बनाना क्या था, कह रहे सम ऑफ 2 यूनिट डिजिट्स या यूनिट वेक्टर्स, 2 यूनिट वेक्टर कंसीडर करने थे। मैंने एक वेक्टर ए कंसीडर किया, एक वेक्टर बी कंसीडर किया, और कंसीडर कैसा किया कि भाई उनके जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है 1 1। तो बस इतनी सी बात थी। इसके बाद कह रहे हैं कि उनका सम भी एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, उनका सम भी एक यूनिट वेक्टर है। अगर आपको ये 2 पॉइंट समझ में आ गए फिर क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 में शायद आपको थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी। अगर दिक्कत हुई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं उसको एक अकेला क्वेश्चन सेपरेटली आपको करा दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पूछा जाता है, इसी वजह से मैं आपको फोर्स कर रहा हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और जरूर कर दीजिएगा, साथ में कमेंट में अपनी ओपिनियन दे सकते हैं और अपने फ्रेंड एंड फैमिली ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि गलत वीडियो नहीं है, आप अपने फ्रेंड एंड फैमिली ग्रुप में इसको शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट। मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 121 से, क्योंकि मेरा टारगेट आपको 150 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन कराना है।